नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग संस्कृत ग्रामर के 5वें क्लास में जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। इससे पहले हमने पिछली क्लास में देखे थे कि अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, घोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग अगर पूछे लिंग का डिफिनेशन क्या है, तो वह शब्द जिससे स्त्री जाति का, पुरुष जाति और नपुंसक जाति का पता चले उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जिससे स्त्री जाति, पुरुष जाति और नपुंसक जाति का पता चले उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, राम, राम क्या है तो पुरुष जाति है राम। सीता क्या हो जाएगा, स्त्री। और ये जो गिरहियम है, ये गिरहियम क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि लिंग किसे कहते हैं, तो वह शब्द जिससे स्त्री जाति का पता चले, पुरुष जाति का पता चले और नपुंसक जाति का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग। अगर पूछे संस्कृत में लिंग के कितने भेद है, तो 3 भेद है। वैसे अगर पूछे कि लिंग के कितने भेद है, 2 भेद है। लिंग के कितना, 2। हिंदी में 2 है। पहला कौन होता है तो पुरुष पुल्लिंग, दूसरा कौन होता है, स्त्रीलिंग। पहला क्या होता है, पुल्लिंग, दूसरा कौन क्या होता है, स्त्रीलिंग। लेकिन अगर आपसे पूछे संस्कृत में लिंग के कितना भेद है, तो 3 भेद है। संस्कृत में लिंग के कितना भेद है, 3 भेद है। पहला जो होता है क्या होता है, पुल्लिंग, पहला पुल्लिंग। दूसरा क्या होता है, स्त्रीलिंग। और तीसरा क्या होता है, नपुंसक लिंग। तो संस्कृत में लिंग के कितने भेद है, तो 3 भेद है। पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा क्या है, नपुंसक लिंग है। तो अगर आपसे पूछे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग का डिफिनेशन, तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, जिस शब्द से किसका बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध, उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अश्वा, अश्वा मतलब क्या होता है, घोड़ा। अश्वा मतलब घोड़ा। बाला मतलब क्या होता है, बच्चा। नर मतलब आदमी। छात्र मतलब छात्र, इत्यादि। ये सब क्या है तो पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग। तो आपसे पूछे पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो वह शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग। शब्द को कहते हैं पुल्लिंग, ठीक ना। जैसे अगर हम बोल रहे हैं अश्व, तो अश्व क्या है, शब्द है। अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा। यानी घोड़ा को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो यहाँ अश्व क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इसका एक पहचान होता है। जैसे अगर आपसे पूछे संस्कृत में कि पुल्लिंग का पहचान किस तरह से करेंगे, स्त्रीलिंग का पहचान क्या होता है, तो पुल्लिंग का पहचान करने का एक तरीका होता है कि इसका जो है अंतिम अक्षर या तो आकारांत होता है या नहीं तो क्या होता है, विसर्ग होता है। आकारांत और विसर्ग। तो जिस शब्द का अंतिम अक्षर, ठीक ना, जिस शब्द का अंतिम अक्षर क्या रहे, अकारांत रहे या उसके अंतिम लास्ट में क्या लगा रहे, विसर्ग लगा रहे, उसे क्या कहते हैं, वह शब्द क्या होगा तो पुल्लिंग होगा। जैसे देखो अश्व, अश्व में विसर्ग लगा है तो ये क्या है तो पुल्लिंग है। और अश्व, ये जो ये अश्व के बाद है यहाँ अकारांत है। क्या है, और हर अक्षर के लास्ट में कहीं ना कहीं क्या छुपा रहता है, ओ, क्या छुपा रहता है। जैसे बाल, बाल में विसर्ग लगा है तो बाल शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। नर, नर में क्या है, विसर्ग लगा है तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग। वैसे छात्र, क्या है, छात्र, तो ये छात्र भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि पुल्लिंग का पहचान किस तरह से करेंगे, तो इसका अंतिम अक्षर या तो आकारांत होगा या नहीं तो क्या रहेगा, विसर्ग लगा रहेगा। जैसे अगर हम बोलते हैं बाल, बाल मतलब होता है बच्चा। बाल मतलब क्या होता है, बच्चा। ये वाला बाल नहीं, बाल मतलब क्या होता है, बच्चा। तो यहाँ हम देखते हैं बाल, 2 बाल का अंतिम अक्षर क्या, आकारांत है। लौ में क्या छुपा हुआ है, ओ, लौ में क्या छुपा है, ओ। तो ये जो बाल है ये कौन सा शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग। अगर यहाँ विसर्ग भी लगा देंगे तो तब भी ये क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। तो संस्कृत में ज़्यादातर आपको क्या दिखाई देगा, तो विसर्ग दिखाई देगा। तो जिस शब्द का अंतिम अक्षर या तो आकारांत रहे या नहीं तो विसर्ग लगा रहे, तो समझ जाइएगा वह कौन सा शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द है। कौन सा है, पुल्लिंग। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या, स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, जिस शब्द से किस जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अगर बात करेंगे हम अपने बारे में, तो हम क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक ना। हमारा जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे हमारी बहन, माता, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो जैसे में यहाँ आ जाता है, जैसे सीता, सीता क्या, कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। राधा, स्त्रीलिंग शब्द है। मति, ये भी मति क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। संपत्ति, संपत्ति भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। नदी और ये लक्ष्मी, ये सब कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग। तो जिस शब्द से कौन से शब्द का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, तो स्त्रीलिंग कहते हैं। इसका भी पहचान है। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, इसका अंतिम अक्षर ये आ रहेगा। अंतिम अक्षर क्या रहेगा, आ, या नहीं तो छोटी ई रहेगा। अंतिम अक्षर आ या नहीं तो ये आ की मात्रा
या नहीं तो क्या छोटी ई या तो ये ई की मात्रा, और बड़ी ई, इसको क्या पढ़ेंगे बड़ी ई। स्त्रीलिंग में या तो आ रहेगा, या तो छोटी ई की मात्रा रहेगा, या तो बड़ी ई की, ये अंतिम अक्षर रहेगा। तो समझ जाना कि ये क्या है, तो स्त्रीलिंग है। जैसे राधा, जैसे पहला अक्षर क्या सीता, सीता में अंतिम अक्षर क्या है आ, बड़ी आ की मात्रा आया है, तो ये कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग। याद रखना विसर्ग नहीं लगा रहेगा स्त्रीलिंग शब्द में, लास्ट में क्या नहीं लगा रहता, विसर्ग नहीं। अगर विसर्ग लग जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो बहुवचन में चला जाए। जैसे सीता, सीता का अंतिम अक्षर क्या है, तो आ है। राधा, राधा का भी अंतिम अक्षर क्या है, आ। जैसे मति, क्या है मति, मति में क्या है, तो ई है, यहाँ विसर्ग लग सकता है, ठीक ना। केवल आकारांत जहाँ मात्रा रहेगा लास्ट का, उसके साथ क्या नहीं लगा सकता है, बहुवचन नहीं विसर्ग नहीं लगा सकता। अगर विसर्ग लगाएगा तो वो बहुवचन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ये हम लोग आगे शब्द रूप में पढ़ेंगे। खैर यहाँ है सीता, राधा, मति में छोटी ई की मात्रा है। जैसे संपत्ति में भी कौन सी ई की मात्रा है, छोटी, लेकिन नदी में कौन सी ई की मात्रा है, बड़ी, और लक्ष्मी में भी कौन सी ई की मात्रा है, बड़ी। तो अगर आपसे ये पूछे कि स्त्रीलिंग का पहचान किस तरह से करेंगे, तो पहचान में क्या हो जाएगा, या तो आ आएगा, या नहीं तो छोटी ई आएगा, या नहीं तो क्या आएगा, बड़ी आएगा। क्या आ जाएगा, बड़ी। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो वह शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, नपुंसकलिंग। अगला क्या है, नपुंसकलिंग। जिस शब्द से न तो स्त्री जाति का और न ही पुरुष जाति का बोध हो, ना ही स्त्री जाति का बोध होना चाहिए और ना ही पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, नपुंसकलिंग। यानी सिंपल सी बात, जिस शब्द से नपुंसक जाति का बोध हो, किस जाति का बोध हो, नपुंसक जाति का बोध, उसे हम क्या कहते हैं, नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे फलम, क्या आपको लगता है ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग में। वनम, ये क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग। ज्ञानम, ज्ञानम क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग। आपको अगर जब हम हिंदी ग्रामर में लिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ हमको दो ही पढ़ना है, एक है पुल्लिंग, दूसरा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। वहाँ भाव के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पढ़ेंगे और उसकी पहचान करेंगे। लेकिन यहाँ एक तो बढ़ जाता है जो कि क्या है, नपुंसकलिंग। जैसे अगर हम फलम बात करेंगे तो यहाँ फलम क्या हो जाएगा, नपुंसक। वनम क्या हो जाएगा, नपुंसक। ज्ञानम क्या हो जाएगा, नपुंसक। ऐसे बहुत सारा शब्द है जो कि अभी हम एक एक करके देखेंगे। कुछ शब्द स्त्रीलिंग का पढ़ेंगे, कुछ शब्द पुल्लिंग का पढ़ेंगे और कुछ शब्द नपुंसकलिंग का पढ़ेंगे, ठीक ना। अगर बात करें इसकी पहचान का, नपुंसकलिंग की पहचान का, तो इसका अंतिम अक्षर मो रहता है। अंतिम अक्षर क्या रहता है, मो, या नहीं तो इसका अंतिम अक्षर विसर्ग होता है। जैसे हम बात करते हैं फलम में, फलम का अंतिम अक्षर क्या है, मो है। जैसे अगर हम बात करें वनम, वनम का अंतिम अक्षर क्या है, मो है। और जब ज्ञानम का बात करें तो हम ज्ञानम को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आका नो मोहलन, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो जैसे लिखा हुआ है ज्ञानम, ऊपर में क्या लगा देंगे, अनुस्वार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अनुस्वार। तो नपुंसकलिंग किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से ना तो स्त्री जाति का बोध हो और ना ही पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, नपुंसकलिंग कहते हैं। इसका पहचान किस तरह से होगा, तो जैसे अंतिम अक्षर इसमें मो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। पुल्लिंग में अंतिम अक्षर, हम पुल्लिंग का पहचान कैसे करेंगे, तो इसका अंतिम अक्षर या तो आकारांत रहेगा, या नहीं तो क्या रहेगा, विसर्ग रहेगा। स्त्रीलिंग का पहचान क्या करेंगे, इसका अंतिम अक्षर या तो आ की मात्रा रहेगा, या तो छोटी ई की मात्रा रहेगा, या नहीं तो बड़ी ई की मात्रा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसक शब्द में कौन कौन आता है। पुल्लिंग शब्द में देख लेते हैं। जैसे कि पहला आता है अश्व। अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा। पुल्लिंग शब्द में हम पहचान में पढ़े थे कि ऐसे शब्द जिसके लास्ट का अंतिम अक्षर या तो आकारांत रहे या नहीं तो विसर्ग रहे, तो वह शब्द क्या होगा, तो पुल्लिंग होगा। जैसे देखते हैं अश्व। अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा। तो याद रखना अश्व मतलब घोड़ा। ये जितना भी शब्द लिखे हैं इधर, ये क्या है, तो पुल्लिंग है। अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा। गज मतलब हाथी। छाग मतलब बकरा। छाग मतलब बकरा, या नहीं तो इसी को हम बोल सकते हैं अज। अज मतलब क्या हो जाएगा, बकरा हो जाएगा। मैसा मतलब क्या होता है, भेड़। मैसा मतलब भेड़। काका मतलब क्या होता है, कौआ। काका मतलब कौआ। बका मतलब होता है बगुला। बका मतलब बगुला। सर्पा मतलब होता है सांप, या सांप को हम बोल सकते हैं नाग। नागह मतलब क्या हो जाएगा, ना सांप। नागा मतलब क्या हो जाएगा, भेका मतलब होता है मेढक। मेढक का अगर संस्कृत आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, ये शब्दार्थ में पूछता है कि किसका संस्कृत क्या होता है, तो ये आप अच्छी तरह से इसको क्या कीजिएगा, रट लीजिएगा। भेका मतलब क्या होता है, मेढक।
महिषा मतलब क्या होता है? भैंसा। महिषा मतलब भैंसा। और वृषभ मतलब क्या होता है? बैल। वृषभ मतलब बैल। वत्सा मतलब होता है बछड़ा। वत्सा मतलब। संडा मतलब होता है सांड। संडा मतलब सांड। तो एक बार फिर से, अश्व मतलब घोड़ा, गजा मतलब हाथी, छागा मतलब बकरा, मैसा मतलब भैर, काका कौवा, बका मतलब बगुला, सर्पा मतलब सांप, भेका मतलब मेढक, और महिषा मतलब क्या होता है? भैंस। वृषभ मतलब क्या होता है? तो बैल। वत्सा मतलब क्या होता है? बछड़ा। संडा मतलब क्या होता है? सांड। पशु मतलब क्या होता है? जानवर। पशु जानवर। पशु भी कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। सिंगा मतलब क्या होता है? सिंह। सिंगा मतलब सिंह। व्याघ्र मतलब क्या होता है? बाघ। व्याघ्र, बाघ का संस्कृत क्या होता है? व्याघ्र। भल्लुका मतलब होता है भालू। भल्लुका मतलब क्या होता है? भालू। भल्लुका भालू। भल्लुका भालू। हरिना या मिर्ग मतलब होता है हरिन। हरिना या मिर्ग। हरिना या मिर्ग मतलब क्या होता है? हरिन होता है। वांद्रा या मरकटा। वांद्रा या मरकटा मतलब क्या होता है? बंदर। वांद्रा कहो या नहीं तो मरकटा। वानरा मरकटा मतलब क्या होता है? बंदर। बिडाला मतलब क्या होता है? बिलार। बिडाला मतलब बिलार, यानी बिल्ली का पुल्लिंग बिलार। बिल्ली का पुल्लिंग क्या होता है? बिलार। तो बिलार का संस्कृत क्या होता है? बिडाला। बिलार का संस्कृत बिडाला। नकुला मतलब होता है नेवला। नकुला मतलब क्या होता है? नेवला होता। सस्का मतलब होता है खरगोश। सस्का मतलब खरगोश। कच्छप्पा मतलब होता है कछुआ। कच्छप्पा मतलब कछुआ। अच्छा, और यहाँ क्या? खरा। खरा मतलब क्या होता है? गधा। सस्का मतलब खरगोश, खरा मतलब गधा, कच्छप्पा मतलब क्या होता है? कछुआ। कच्छप्पा मतलब कछुआ। आप लोग खरगोश और कछुआ का तो कहानी बहुत ज़्यादा आप सुने होंगे, ठीक ना? तो अगर पूछे खरगोश का संस्कृत सस्क और कछुआ का कच्छप, जबकि गधा का संस्कृत क्या होता है? खरा। गधा का संस्कृत खरा। जैसे गधा का इंग्लिश अगर आपसे पूछे तो एस मतलब गधा, ASS, एस मतलब गधा। लेकिन यहाँ संस्कृत में अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? खरा। गधा का क्या हो जाएगा? खरा। अब गधा का आप संस्कृत जान गया। अब किसी को अगर गधा बोलना है तो इंग्लिश में नहीं बोलना है। खरा। खरा मतलब क्या होता है? तो गधा। खरा गधा। कच्छप्पा मतलब क्या होता है? कछुआ होता है। कुकुटा मतलब होता है मुर्गा। कुकुटा मतलब कुकुटा मतलब क्या होता है? मुर्गा। उल्लू का मतलब होता है उल्लू। कुकुटा मतलब मुर्गा, उल्लू का मतलब उल्लू। कुकुटा मतलब मुर्गा, उल्लू का मतलब उल्लू। पक्षा मतलब होता है पंख। पक्षा मतलब पक्षी का जैसे पंख होता है तो उसका संस्कृत क्या हो जाएगा? पक्षा। पक्षा मतलब क्या हो जाएगा? पंख। मस्का मतलब होता है मच्छर। मस्का मतलब क्या होता है? मच्छर। मस्का मच्छर। सूका या कीड़ा। सूका या कीड़ा, इसका मतलब होता है सूगा, यानी तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? तोता। सूगा कहिए या तोता। सूका मतलब सूगा, यानी तो कीड़ा मतलब क्या होता? सूगा होता है। मत्स्य या मीना। मत्स्य या मीना मतलब होता मछली। मत्स्य या मीना, मीना इसका मतलब क्या होता? मछली। संस्कृत आपसे तो मत्स्य नहीं तो मीना। मत्स्य या नहीं तो मीना मतलब क्या हो जाएगा? मछली। मयूर मतलब क्या होता? मयूर मतलब और मतलब क्या होता? हंस। मतलब हंस। हंसा मतलब हंस। खगा मतलब होता है चिड़िया। खगा मतलब चिड़िया। जैसे आगे हम लोग जो भी अनुवाद पढ़ेंगे, चिड़िया आकाश में उड़ती है तो चिड़िया का संस्कृत पता रहना चाहिए, ठीक ना? हंसा मतलब क्या होता है? हंस। हंस का संस्कृत हंसा। चिड़िया का संस्कृत खगा। बालका। बालका मतलब क्या होता है? लड़का। बालका मतलब लड़का। छात्र मतलब क्या होता? छात्र। ये कुछ क्या है? तो पुल्लिंग शब्द है। ऐसे बहुत सारा पुल्लिंग शब्द है जिसको हम इतना बोर्ड पे नहीं लिख सकते, लेकिन ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद करना है, ताकि हम जब भी संस्कृत में इसका अनुवाद करें, हिंदी से संस्कृत करें, तो ये सब क्या आने वाला है? काम। बाकी सब आपको अपने से याद करना है, या नहीं तो हम अगर जब लकार पढ़ाएंगे तो उसमें जो भी आएगा हम उसका संस्कृत बताते चलेंगे। तो एक बार फिर से, अश्वा मतलब क्या होता है? घोड़ा। गजा मतलब क्या होता है? हाथी। छागा मतलब होता है बकरा भैंस। मैसा मतलब होता है भेड़। काका मतलब क्या होता है? तो कौवा होता है। बका मतलब क्या होता है? तो बगुला होता है। सर्प सांप। सर्प सांप। भेका मतलब मेढक। महिषा भैंसा। वृषभ बैल। वत्स बछड़ा। संडा सांड पशु जानवर। सिंह सिंह। व्याघ्र मतलब बाघ। भालुका मतलब क्या होता है? तो भालू होता है। हरिना मतलब क्या होता है? हरिन। वानरा या मरकटा मतलब क्या होता है? बंदर। बिडाला मतलब बिलार। नकुला मतलब नेवला। सस्का मतलब खरगोश। खरा मतलब क्या होता है? तो गधा होता है। कच्छप्पा मतलब क्या होता है? कछुआ। कुकुटा मतलब क्या होता है? मुर्गा। उल्लू का मतलब क्या होता है? उल्लू। पक्षा मतलब क्या होता है? पंख।
शंख, मस्का मतलब क्या होता मच्छर, सूका या कीड़ा मतलब क्या होता सीगा, मत्स्य या मीना मतलब क्या होता मछली, मयूरा मतलब मोर, हंसा मतलब हंस, खगा मतलब चिड़िया, बालका मतलब बालक, छात्र मतलब क्या होता छात्र। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है कुकुटा, कुकुटा मतलब होता मुर्गा, एक होता कुकुरा, क्या होता कुकुरा, कुकुरा मतलब क्या होता तो कुत्ता, कुकुरा मतलब कुत्ता, तो कुकुरा मतलब होता है कुत्ता, लेकिन कुकुटा मतलब क्या होता है तो मुर्गा, कुकुटा मतलब क्या होता मुर्गा। ये था पुल्लिंग शब्द। अब हम देखते हैं कौन सा शब्द तो स्त्रीलिंग शब्द। कौन सा शब्द, जैसे स्त्रीलिंग में बालिका, बालिका मतलब लड़की, बालिका मतलब लड़की, छात्रा, छात्रा मतलब क्या होता है तो विद्यार्थी, छात्रा मतलब विद्यार्थी, कौन तो स्त्री, स्त्री लड़की, तो यहाँ छात्रा मतलब लड़की से संबोधित हो रहा, लड़का के लिए आता छात्र, लड़की के लिए क्या आता छात्रा, आजा, आजा मतलब क्या होता बकरी। इसके लास्ट में क्या नहीं लगा तो विसर्ग नहीं लगा है। हम पढ़े थे स्त्रीलिंग का पहचान में कि ऐसे शब्द जिसके लास्ट में क्या रहता आकारांत, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा रहता तो उसे हम क्या कहेंगे स्त्रीलिंग शब्द। वैसा शब्द क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। तो यहाँ बालिका आ है तो ये क्या हो गया स्त्रीलिंग शब्द। जैसे छात्रा, छात्रा में क्या है तो आ है, तो छात्रा मतलब विद्यार्थी जो कि लड़की के लिए आता है। आजा, आजा मतलब क्या होता बकरी, आजा मतलब होता है बकरा, आजा या कहो छागा, छागा मतलब क्या होता बकरा, जबकि आजा मतलब क्या होता बकरी। अश्वा मतलब क्या होता घोड़ी, और अश्वा मतलब क्या होता घोड़ा, अश्वा मतलब घोड़ी। महिषी, यहाँ बड़ी ई आ रहा, कौन सी मात्रा आ रहा महिषी में, कौन सी का मात्रा बड़ी, महिषी मतलब क्या होता भैंस, महिषी मतलब भैंस, महिषी मतलब भैंस, जबकि महिषा, महिषा मतलब क्या होता भैंसा, महिषा मतलब भैंसा और महिषी मतलब भैंस। मक्षिका मतलब होता मक्खी, मक्षिका मतलब मक्खी। सारिका मतलब होता मैना, सारिका मतलब मैना। कीर्ति, कीर्ति मतलब क्या होता यश, यहाँ कीर्ति में देख रहे हैं छोटी ई की मात्रा है, क्या है छोटी ई की मात्रा, तो यहाँ विसर्ग लग सकता है, यहाँ चलेगा ठीक ना। लेकिन अगर आकारांत रहे या क्या कहते हैं बड़ी ई की मात्रा रहे तो विसर्ग नहीं लगेगा, छोटी ई की मात्रा में लग सकता है। तो यहाँ क्या है तो कीर्ति, कीर्ति मतलब क्या होता है यश, मतलब मेरा कीर्ति स्थापित होगा, मेरा यश स्थापित होगा। हाँ, यश मतलब क्या प्रसिद्ध होना, कीर्ति मतलब क्या बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होना ठीक ना। तो कीर्ति का मतलब क्या होता यश, कीर्ति का मतलब यश। कांति मतलब होता शोभा, मतलब किसी चीज़ शोभा देना, अच्छा लगना, तो कांति का अर्थ क्या होता शोभा। वृष्टि मतलब होता मेघ, वृष्टि मतलब मेघ, या हम इसको बोल सकते हैं बादल, मेघ या बादल। तो वृष्टि मतलब क्या होता मेघ। सृष्टि मतलब क्या हो जाएगा संसार, तो सृष्टि कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है। सृष्टि कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग, क्योंकि सृष्टि में कौन सी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा है, वृष्टि में भी कौन सी ई की मात्रा है छोटी ई की। रजनी, रजनी में बड़ी ई की मात्रा है, और रजनी मतलब क्या होता है रात, रजनी मतलब रात। विदुषी, विदुषी मतलब क्या पंडिता, एक होता विद्वान और दूसरा क्या होता विदुषी। अगर आपसे ये पूछे कि विद्वान का संस्कृत क्या होता है, नहीं सॉरी विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता तो विदुषी, विद्वान का क्या होता विदुषी, और विदुषी का अर्थ क्या होता पंडिता, जैसे पंडित का स्त्रीलिंग क्या पंडिता, वैसे विद्वान का स्त्रीलिंग क्या तो विदुषी। रागी मतलब होता रानी, रागी मतलब क्या होता रानी। दुहिता मतलब होता कन्या, दुहिता मतलब कन्या। सुआसा मतलब होता बहन, सुआसा मतलब बहन। जननी मतलब होता माता, जननी मतलब माता, सुआसा मतलब बहन, जननी मतलब क्या होता माता। वैसे यहाँ भार्या, भार्या मतलब क्या होता पत्नी, भार्या मतलब क्या हो जाएगा पत्नी। या अर्धांगिनी, अर्धांगिनी मतलब भी क्या होता है पत्नी, यानी अगर पत्नी का संस्कृत आपसे पूछे तो भार्या, या नहीं तो क्या हो जाएगा अर्धांगिनी हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये कौन सा शब्द था तो कुछ स्त्रीलिंग शब्द है जो कि इम्पोर्टेंट है, आगे हम और भी पढ़ेंगे जब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, रिलेशन से संबंधित, पशु पक्षी से संबंधित, वस्तु से संबंधित, मिठाई से संबंधित, किन शब्द का संस्कृत क्या होता है हम लोग उसमें देखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन सा शब्द तो नपुंसक लिंग शब्द, कौन सा शब्द नपुंसक। जैसे नपुंसक गांव, गांव न तो पुल्लिंग है और नहीं क्या है स्त्रीलिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ तो गांव का संस्कृत क्या होता है ग्रामम। नपुंसक लिंग का पहचान हम देखे थे कि ऐसे शब्द जिसके लास्ट का अंतिम अक्षर या तो मोर है या नहीं तो क्या रहे अनुस्वार, या तो मोर है या नहीं तो क्या रहे अनुस्वार रहे, वैसे शब्द को क्या कहेंगे नपुंसक लिंग शब्द कहेंगे। तो ग्रामम में अंतिम अक्षर क्या है मो है, तो ग्राम का क्या हो जाएगा गाँव। गृहम का घर, पुरम मतलब होता नगर, ठीक ना, पुरम मतलब क्या होता नगर। क्षेत्रम मतलब होता मैदान या खेत,
मैदान या खेत। क्षेत्रम मतलब मैदान या, फलम मतलब होता है फल, फलम मतलब क्या होता है फल। ज्ञानम मतलब ज्ञान, ज्ञानम का ज्ञान। धावनम मतलब दौड़ना। लगभग में जितना भी क्रिया है, खेलना, धूपना, पढ़ना, अध्ययन करना, ये सब आता है किसमें, तो नपुंसक लिंग में। लेकिन कुछ है जो कि क्रिया के आधार पर, विशेषण के आधार पर, भाव के आधार पर उसको हम बांट देते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। लेकिन बाकी सब किसमें आता है, तो नपुंसक लिंग में। तो धावनम का क्या हो जाएगा, दौड़ना। नर्तनम मतलब होता नृत्य, नर्तनम मतलब क्या होता, नृत्य। पतनम मतलब क्या होता, शहर। पतनम का अर्थ क्या होता, युद्धम मतलब होता है युद्ध, युद्धम मतलब क्या होता, युद्ध। चित्रम का क्या हो जाएगा, चित्र। चित्रम का चित्र, चित्रम का चित्र। वनम मतलब वन या जंगल कह सकते हैं। वनम मतलब क्या हो जाएगा, वन या जंगल। स्वर्णम मतलब क्या हो जाएगा, सोना। लोहम का लोहा। रक्तम मतलब खून, ब्लड, खून या ब्लड। तो रक्त मतलब क्या हो जाएगा, खून। पुस्तकम मतलब पुस्तक। भोजनम मतलब भोजन। अन्नम मतलब अन्न। अन्नम मतलब जलम मतलब जल। वस्त्रम वस्त्र। मांसम मांस। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ग्रामम है तो ग्रामम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंशवा देकर। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, तो गाँव हो जाएगा, ग्राम। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, राम। या गृहम को हम ऐसे लिख सकते हैं सीधा, ये क्या हो जाएगा, घर। जैसे पुस्तक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पुस्तकम, जैसे यहाँ पे अंशवा देकर लिखे हैं तो ऐसे भी हो जाएगा पुस्तक, या नहीं तो ऐसे भी क्या हो जाएगा, पुस्तकम। पुस्तकम मतलब क्या हो जाएगा, पुस्तक। तो ये क्या था, तो कुछ नपुंसक लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द हो गया ये हो गया स्त्रीलिंग शब्द, और ये क्या हो गया, नपुंसक लिंग शब्द। इसको आप अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए, उतार लीजिए, ताकि बाद में इसको रिवीजन करने में आपको सहूलियत हो। आई होप कि आपको लिंग पूरी तरह से समझ में आ गया है। अगर आ गया तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कर हमें उत्साहित करते रहिए। लाइक करना या सब्सक्राइब करना ये आपके हाथ में है। अगर पसंद आए तो कीजिए, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेयर करते रहिए ताकि बाकी विद्यार्थी को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचे। लास्ट में यही कहेंगे कि न थके हैं पैर हमारे, न ही हिम्मत हारी है। न थके हैं पैर हमारे, न ही हिम्मत हारी है। परिवर्तन संसार का नियम है, कभी तो वक्त बदलेंगे, बस इसी सोच में ज़िंदगी का सफ़र जारी है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले क्लास में।